मैं टीचर संगीता सिंह और आज का हमारा विषय है अघोष सघोष। संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, जिनमें पहला है अघोष और दूसरा क्या है, सघोष। अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष का ही अर्थ होता है घोष। घोष मतलब होता है नाद या आवाज, इसका पर्यायवाची अगर रूप हम निकालते हैं तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वह क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं, और दूर हट जाने की वजह से हवा जो है वो स्वर तंत्रियों से बिना टकराए हुए, बिना कंपन किए हुए क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको जानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्वर और व्यंजन की क्या कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज जो है वो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पर कि कौन सा जो है वो अघोष वर्ण है और कौन सा जो है वो सघोष वर्ण है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं किसको लिख लेती हूँ, स्वर को लिख लेती हूँ। स्वरों की संख्या कितनी होती है, बार बार मैं वीडियो में बता रही हूँ, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अ आ ई उ री सी का ए ओ अ। साथ ही जो अम और आहा होते हैं वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। और इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ना तो पूरी तरीके से स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, पूरी तरीके से जो है वो व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये क्या हो गया, स्वरों की जो है वो कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और मूल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अ ई उ और ऋषि। अम और आहा किसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब हम किनको लिख लेते हैं, व्यंजन को लिख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिखने से क्या है, समझने में हमको जो है वो आसानी होती है। तो किस रूप में लिखेंगे, जो अब पांचों वर्ग में जो विभाजित किया गया उसके रूप में क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। व्यंजन को कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इन पांचों वर्ग में क्या होते हैं, 5 पर जो है वो वर्ण आते हैं, उनको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क ख ग घ अंगा, छ छ ज झ इया। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग, त थ द ध न। प फ ब भ म। यहाँ पर जितने भी मैं व्यंजन लिख रही हूँ उसको मैं किसके साथ लिख रही हूँ, मैं स्वर के साथ लिख रही हूँ। अगर मैं बगैर स्वर के लिखती तो इसके साथ क्या लगाती, मैं हलंत का जो है वो चिन्ह लगाती। तो ये थे कितने हो गए, 5 वर्ग हो गए। साथ ही हमारे इसमें व्यंजन में होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या कहता है, य र ल व। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतस्थ व्यंजन, और उसमें व्यंजन भी होते हैं। तो उस व्यंजन में क्या क्या होते हैं, स श श ह। और साथ ही जो छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनके क्या होता है, 2 व्यंजनों के मेल से क्या होता है, बनता है। लेकिन जहाँ तक है क से लेकर के जो है वो ह तक का ही क्या किया जाता है, मेन व्यंजन जो है वो माना जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। अभी मैं बताई हूँ परिभाषा के रूप में कि अघोष वर्ण किसे कहा जाता है, कि जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अब हम इसमें पहचानेंगे स्वर और व्यंजन में कि कौन से जो है वो क्या है, अघोष वर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा, इनको हम क्या कर देते हैं, क्रम में 1 2 3 नंबर क्या कर देती हूँ, मैं लिख देती 1 2 3
चार। मतलब व्यंजनों को इस तरीके से 5 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। क से लेकर के अम तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। साथ ही से क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है, जब ये मुख से बाहर निकलते हैं या जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग से क्या होते हैं, ये स्पर्श होकर के बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन भी जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रत्येक वर्ग के जो है प्रत्येक वर्णों को यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर क्या कर दी हूँ, मैं दे दी हूँ, ताकि हमको जो है इसको पढ़ने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अघोष वर्ण होते हैं तो क वर्ग का पहला और दूसरा क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प भ। साथ ही जो है वो ऊष्म व्यंजन से श श और स को किसके अंतर्गत लिया जाता है, अघोष के अंतर्गत लिया जाता है। कहने का मतलब है जब हम इसके उच्चारण करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की स्वर तंत्रियों में जो है वो कंपन नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं या गोल घेरा कर देते हैं, जिससे हमको पढ़ने या समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो ये तीनों क्या हो गए हैं, हमारे जो है वो अघोष वर्ण हो गए हैं। ठीक है, या तो इसको आप कोड वर्ड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में जो है वो अघोष किसे कहा जाता है करके, तो शॉर्ट रूप में यहाँ पर जो है पहचानने के लिए लिख लीजिए पहला दूसरा, और साथ ही ऊष्म व्यंजन का क्या है, श श स। ये तीनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अघोष के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, सघोष को देख लेते हैं। तो सघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन पैदा होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में जो क्या करते हैं, रगड़ के साथ बाहर निकलते हैं, एक घर्षण के साथ बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण भी जो है वो कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं सघोष वर्ण के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से जो है चीजें या कौन कौन से जो है वो वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सघोष के अंतर्गत सबसे पहले तो जितने भी स्वर हैं अ आ ई उ ऋषि ए ओ अ, सारे स्वर जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं, इन व्यंजन में से जो है वो पांचों वर्ग के जो है वो तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग और पांचवें वर्ग के जितने भी अक्षर हैं या जितने भी वर्ण हैं, ये इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग का जो है वो कौन कौन सा आ जाएगा, ग घ अंगा, च वर्ग से ज झ इया, ट वर्ग से ड ढ अड़ा, त वर्ग से द ध न और प वर्ग से ब भ म, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सघोष के वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही हमारा एक ऊष्म व्यंजन बच गया है ह, ये भी किसके अंतर्गत आता है, सघोष वर्ण के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इसको याद करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे अघोष के लिए लिखा है कि वर्ग का जो है वो जो वर्गों में विभाजित किया गया उसका पहला और दूसरा वर्ण, और साथ ही जो ऊष्म व्यंजन का श श और स किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर किसको लिख लेते हैं हम, सघोष वर्ण के लिए जो है वो लिख लेते हैं कि सघोष वर्ण के अंतर्गत जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं। तो जितने भी 11 स्वर हैं किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्वर। और साथ व्यंजन जो वर्गों में विभाजित है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिखने के लिए, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो इसे याद करने के लिए भी हो जाएगा कि अघोष के अंतर्गत जो है वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और साथ ही जो है वो सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा या पांचवा। एकदम याद करने का या 12 या 345 करके अपना जो भी ट्रिक आपको जो सरल लगता है आप उसको क्या कर सकते हैं, याद करने के लिए लिख सकते हैं उसको। और साथ ही इसमें जो है हमारा क्या आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य र ल व, और साथ ही हमारा एक ऊष्म व्यंजन छूटा हुआ है हा, ये किसके अंतर्गत आता है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। अघोष के अंतर्गत
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत जो है वो जो व्यंजन के पांचों वर्ग के जो वर्ण हैं उनमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और साथ ही जो है वो ऊष्म व्यंजन के श, श और स क्या होते हैं? शामिल होते हैं अघोष वर्ण के साथ। और साथ ही सघोष वर्ण में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो संपूर्ण जो 11 स्वर हैं वो आ जाते हैं। साथ ही व्यंजन के जो पांचों वर्ग विभाजित किए गए हैं, अब पांचों वर्ग के जो है वो तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर क्या होते हैं? इसमें जो है वो शामिल होते हैं। साथ ही अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन का ह वर्ण क्या होता है? इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से ये था छोटा सा अघोष और सघोष से संबंधित प्रश्न। चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अल्प प्राण, महाप्राण, साथ ही जो है वो अघोष और सघोष से जो है वो प्रश्न हिंदी व्याकरण के जो है वो पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो मेरा समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।